प्रातःवंदन मास्टर्स सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के हमारे शुभ मंगलवार में। शुभ मंगलवार जिसकी हम सब इंतजार करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिस दिन एक मेहमान आते हैं हमारे घर। और जैसे कि कहा जाता है अतिथि देवो भव, और मेहमान अपने साथ, जैसे कि घर में बच्चों को इंतजार रहता है ऐसे ही हमें इंतजार रहता है कि मेहमान अपने साथ खुशियों का पिटारा लेके आए हैं। और जैसे कि आप सब जानते हो कि जो मास्टर्स हमारे यहाँ आते हैं अपनी लाइफ जर्नी शेयर, आध्यात्मिक जीवन यात्रा, तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। किस चीज के लिए? वो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। जो श्रोता है वो एक मास्टर की जर्नी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। किताबें हम पढ़े ना पढ़े, लेकिन एक मास्टर, वो एक उनकी यात्रा, आध्यात्मिक जीवन की यात्रा, वो एक खुली किताब होती है। और उसी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप किसी को सिखा नहीं सकते, लेकिन आपसे सीख के कोई अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तो मैं डॉक्टर गुरविंदर अगेन सभी का आपका स्वागत करती हूँ। आपके भीतर बैठे उस परम चेतन तत्व, उस गुरु को नमन करते हुए हम आज के मेहमान जो कि बहुत ही स्पेशल हैं और मेरे अहोभाग्य के यूनिवर्स ने इनसे मिलाया मुझे, और रोशन सर का मैं थैंक यू बोलूंगी जिन्होंने मुझे इनसे मिलाया। और आज के हमारे जो मेहमान हैं शुभ मंगलवार के, वो हैं मास्टर नलिनी कमल। पिरामिड मास्टर हैं, बहुत सीनियर पिरामिड मास्टर हैं और पीएसएसएम से सालों से जुड़े हैं। उनकी आप सब लोगों ने आई थिंक मास्टर नलिनी कमल ऐसा नाम है कि जो शायद ही हो कि किसी उसको जन उससे अनभिज्ञ होगा। और वो जन्म और ब्रॉटअप उनका उज्जैन मध्य प्रदेश में है। और जो कि सबको पता है कि भगवान महाकालेश्वर का धाम है वो। और इसी तरह से सिंस हर चाइल्डहुड उनको आर्टिस्ट का बनने का बहुत शौक था। और डांस, म्यूजिक, आर्ट, और जैसे कि हम सभी, मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि साक्षात वैजंती माला मेरे सामने है। और 2 डेकेड से वो रेडियो, टीवी, काफी देर अक्रॉस इंडिया सब जगह वो कार्यरत रही, सरगर्म रही अपना हर तरह से। और 2010 में उन्होंने ग्लोबल कांग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट इन पिरामिड वैली वो ज्वाइन किया 4 सालों के लिए। और ऐसे उनकी जिंदगी में स्पिरिचुअल जर्नी में ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जुड़े और डॉक्टर न्यूटन के साथ। और उन्होंने पत्री जी को, जैसे कि जो उनका था सेंस, पत्री सर की एसेंस, उसके साथ वो बहुत अच्छे से कनेक्ट हुई। और तब से वो मेडिटेशन स्प्रेड कर रही हैं ऑल अक्रॉस द सिटीज, कम्युनिटीज, जेलों में जाके ध्यान करवाती हैं जहां भी उनको पता लगता है, स्कूलों में और डिफेंस में। और जो नोटेबल वर्क है उनका, वो तिहाड़ जेल में जाके दिल्ली में ध्यान करवाना, और आर्मी हेडक्वार्टर्स में जाके कुपवारा और नगोत्रा जम्मू एंड कश्मीर में। और उन्होंने बुद्ध बनो मेडिटेशन की सीरीज भी 3 कंडक्ट की हुई हैं हमारे सबके फेवरेट चैनल पीएमसी हिंदी में। और नलिनी मैम पूरी तरह एक फैमिली लाइफ, और जैसे मध्य मार्ग भगवान ने बताया था हमें, उस तरह से मध्य मार्ग पे चलते हुए ध्यान प्रचार का सब काम कर रहे हैं। और अभी मैं, मेरा अभाग्य कि मैं उनको इनवाइट कर रही हूँ ओवर टू यू नलिनी मैम। जैसे कि होता है कि आपका पर्सोना जो है सच में, मतलब जिसको बोलते हैं आज मास्टर्स बताएं तो फिजिकली भी हम नलिनी मैम के साथ हैं।
और ये बिल्कुल एक अनोखा संगम है जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता। लाइफ टाइम मोमेंट है ये मेरे लिए स्पेशली। तो जो उनकी, आप सभी ने, मैंने जैसे शेयर करी थी उनकी सारी जर्नी आप लोगों को, कोई भी उनसे आगे क्वेश्चन होगा, गाइडेंस, शी इज वंडरफुल गाइड एंड स्पिरिचुअल, जिसको बोलेंगे कि गुरु ही मानती हूँ मैं। तो और समय ना वेस्ट करते हुए ओवर टू यू नलिनी मैम। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। इतना प्रेम बरसाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। हाँ, तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमन है हृदय से, और धन्यवाद करती हूँ इस प्लेटफॉर्म का जिसमें आप लोगों ने मुझे इतने प्रेम से बुलाया है और स्वागत किया है मेरा। मेरा नाम NALINI, नंदिनी नहीं, नलिनी कमल है। समझने वाले समझ गए। दोस्तों, इतना आसान भी नहीं होता है अपने बारे में बताना या कुछ कहना, पर पत्री जी ने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है कि धड़ल्ले से बातचीत कर पाते हैं, सबके बीच में माइक उठा लेते हैं। जब पहली बार, अब अनुभव की बातें चली है तो मैं उसी से शुरू करती हूँ, स्पॉन्टेनियस आया है दिमाग में कि एक तो वो ना करंट दिया करते थे। करंट देना यानी आपके पूरे शरीर के रोम रोम को जागृत कर देना, स्पार्क में ले आना। तो कैसे? आराम से बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं लोगों की बातें, पत्री जी की बातें, उनके कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं, अचानक से आवाज आएगी, नलिनी मैडम स्टेज पर आइए। अरे वाह बारे, ऐसा शॉक लगता था, पूरे शरीर में ऐसा करंट दौड़ता था कि सारी निगेटिविटी कहाँ गई उड़न छू, और आपके अंदर लाइट आ जाती। गजब गजब का काम होता। तो इस तरह से न जाने कितनी बार लाइट्स आई होंगी, करंट लगे होंगे। और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया। बल्कि मुझे इसी से कनेक्टेड एक और बात याद आ रही है, बुद्ध बनो की। बुद्ध बनो की सीरीज जब शुरू भी नहीं हुई थी तो पत्री जी आलेख्या और अमूल्या के घर में हम लोग सब बैठे हुए थे बड़े आराम से ड्राइंग रूम में, और वहां पर मेरे मैं सोफे पर बैठी हुई थी और बड़े आराम से टेक लगा के विभा गुप्ता, जिन्होंने PMC हिंदी में बहुत बहुत अपना समय दिया है और बहुत कार्य किया है, तो वो मेरे पैरों में टिक के बैठी हुई थी, मेरे घुटनों के संग। तो पत्री जी सामने की तरफ बैठे हुए थे डायगनली, और उन्होंने कहा, मैडम बुद्ध बनो, आप करेंगी। तो डरपोक, कॉन्फिडेंस जितना भी होगा मालूम नहीं, पर स्पॉन्टेनियसली एक रिएक्शन डरपोक पने की ही होती थी। तो मैंने विभा गुप्ता से कहा, ऐसे हिला के कंधे पर, विभा आपसे बात कर रहे हैं सर। सर का पॉइंटर के रूप में उंगली आई, मैडम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नलिनी कमल मैडम मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं अंदर ही अंदर पसीने में घबराहट के मारे, मैंने कहा पता नहीं ये बुद्ध बनो क्या है, क्या करना है, कुछ मालूम नहीं। एनीवे, तब फिर उन्होंने धीरे धीरे समझाया, और अमूल्या आलेख्या के पापा शास्त्री जी के नाम से जो फेमस रह चुके हैं, जिन्होंने हमारे उत्तर भारत में बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, और आज हम सब अगर एक साथ हैं, सो थैंक्स टू हिम ओनली। तो कृतज्ञता का भाव कभी भी PSSM के प्रति रखना है, PMC हिंदी के प्रति रखना है, तो एक छोटा सा थैंक यू अमूल्या आलेख्या के फादर शास्त्री जी का नाम लेना कभी भी मत भूलना। वो मुझे बड़ी बहन के रूप में मानते, और बहुत प्रेम दिया उन्होंने मुझे, बहुत प्रेम दिया। तब उन्होंने कहा कि मैडम आई टेल यू। मैंने कहा ठीक है सर। आज उन्होंने बॉडी वेकेट करी है 3 तारीख को, और 2 मई को ये प्रोग्राम शुरू हो चुका था। मतलब शास्त्री जी को एक सेटिस्फेक्शन मिल गया कि
पत्री जी का दिया हुआ अंतिम कार्य भी मेरे ही द्वारा संपन्न हुआ और उन्होंने ये कार्य शुरू किया था और बाद में उनकी दोनों बेटियों ने इस कार्य को इतना आगे बढ़ाया कि पीएमसी हिंदी चैनल तो खुला ही खुला, उसी साल खुला था 1 या 2 अप्रैल को पीएमसी हिंदी का स्टूडियो जो था दिल्ली में, और 3 मई को वो बॉडी वेकेट कर गए। आज भी मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ, अपने छोटे भाई स्वरूप। बहुत लगता है कई बार कि काश वो होते तो मैं उनसे ये बात करती, वो बात करती, यहाँ जाने की बात करती, वहां जाने की बात करती। 18 साल पुराना मेरा जो एक सपना था कि तिहाड़ जेल में जाके मैं ध्यान करवाऊं, किरण बेदी जी जो कि 94 में करवा रही थी, मुझे पता चला जब वो वहां डीजी थी। तो क्योंकि वो भी विपासक हैं, मैं भी विपासक रह चुकी हूँ, यानी कि विपश्यना के 10 दिन के मैंने 6 कोर्स किए थे। और 7वें शिविर में जब मैं गई हूँ तो 3 दिन के बाद आनापान सती करके मैंने कहा बहुत हो गया, अब नहीं करना, और मैं वापस आ गई थी। तो यानी कि मैं कहूंगी कि 6.5 मैंने शिविर किए विपश्यना के। तब मेरे मन में यही इच्छा थी कि मैं सहायिका के रूप में जाऊं, एज ए हेल्पर जाऊं और उनकी मदद करूं। पर पत्री जी को शायद ये मंजूर नहीं था, यूनिवर्स को भी ये मंजूर नहीं था। 18 साल के मेरी एक अंदर अधूरी इच्छा पत्री जी ने पूरी की और सीधा ही मास्टर बना के टीचर के रूप में मुझे भेजा, कोई हेल्पर के रूप में नहीं। बहुत बड़ी बात है ये। और तब मेरे को मेडिटेशन करवाना भी नहीं आता था, करना तो भूल जाओ आप। पर हाँ, ये बात है 2010 में मैं जुड़ी हूँ, जैसा कि अभी गुरपिंदर जी ने बताया। और 2010 में ही अक्टूबर में जुड़ी हूँ, सितंबर अक्टूबर, लास्ट एंड ऑफ सितंबर बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर में मैंने ये किया था GCSS। 4 दिन का रिट्रीट था, बहुत बढ़िया कॉन्फ्रेंस थी वो पिरामिड वैली में। और नवंबर में सर आए थे, उनसे मैं पर्सनली मिली बहुत अच्छे से दिल्ली में। और उसके बाद नवंबर के बाद तिहाड़ जेल का ये सब पेपर वर्क वगैरह सब शुरू हो गया। दिसंबर में पेपर वर्क शुरू हुआ। जनवरी 13 तारीख को मैं डीजी साहब के संग बैठी हुई थी और मैंने कहा तो सर ठीक है, हम 1 फरवरी से आते हैं। तो बोले कल से क्यों नहीं? तो मैंने कहा कल से आ सकते हैं? बोले हाँ हाँ, आप कल से ही आइए, आपके सारा पेपर वर्क हो गया, सब कुछ हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, शब्दों में बयान नहीं हो सकती वो बात कि कैसा मन उछल रहा था खुशी से। और अगले दिन मैं और शास्त्री जी उनकी गाड़ी में बैठ के पहुंच गए। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। मुझे लैपटॉप खोलना नहीं आता था, चलाना नहीं आता था। उनको देखा देखी मैं करती थी। और जब अचानक उन्होंने आना बंद किया तो मैं अपने हस्बैंड का लैपटॉप लेकर गई। उन्होंने बता दिया था कैसे खोलना है, क्या करना है, पर मुझे फिर भी नहीं आता, याद रहा। और वहां जाके मैं म्यूजिक लगाना है तो इधर उधर सब जगह से खोलने की कोशिश कर रही हूँ, लैपटॉप को नहीं खुल रहा है। और मालूम नहीं क्या, मैंने कहा पत्री जी इसको खोलेंगे तभी तो म्यूजिक लगेगा। तभी भी स्टैंडर्ड लाइन यही दिमाग में थी कि म्यूजिक के बिना नहीं हो सकता है, तो म्यूजिक तो कंपलसरी है। और आज तक म्यूजिक के साथ ही करवाया है इनमेट्स को। ईश्वर जानता है कितना स्ट्रगल किया, इधर दबाया उधर दबाया, ये किया वो किया, पता नहीं कहाँ गलती से कुछ दब गया। साइड में, एकदम फ्रंट में साइड में वो एंशियंट टाइप का बाबा आदम के जमाने का लैपटॉप था जो मैं लेकर गई थी। और वो जैसे ही खुला तो मैंने कहा अरे ये तो खुल गया। मैं अंदर ही अंदर कितना खुश हो रही थी, यू कैन ऑल बिलीव मी। और फिर उसके बाद आज ये नया है लैपटॉप मेरे लिए, यहाँ पर चंडीगढ़ में ही मुझे मिला है। तो मालूम नहीं लगा के दे दिया गया है घर का लैपटॉप। तब मैं कभी कभार खोल लेती हूँ, गलती से नहीं खुलता है तो बुलाती हूँ, खोल के देते हैं। बंद करना आ गया है, ये मेरी आत्मा साक्षी है इस बारे में। और अभी भी वो जो
कंप्यूटर की मैडम थी, जा रही थी, तो मैंने कहा इसको बंद कैसे करेंगे, तो मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, गुरपिंदर जी यही है, मैं उनको बोल दूंगी। तो बोले नहीं, आप इसको बस ढक देना और सुबह खोल लेना, क्योंकि कल सुबह मेरी एक और जूम की क्लास। एनीवे, तो मेरी जो आत्मा की यात्रा शुरू हुई दोस्तों, और उसमें मैंने यही कहूंगी कि बहुत ईगोइस्टिक रह चुकी हूँ शायद, क्योंकि जब ईगो भी मेरी, ये भी अनुभव है जो मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, कि जब ईगो मेरी टूट टूट के बिखरने लगी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे बचपन का मेरा कोई अभिन्न साथी मुझसे बिछुड़ रहा है। फूट फूट के रोना, एक्सेप्टेंस में नहीं आना, स्वीकार भाव में नहीं आना, और न जाने क्या क्या कुछ था जो टूट टूट के बिखरता चला गया, और मेरे अंदर का, जिसे कहना चाहिए फूल, खिलता चला गया। तो दलदल में रह के भी, जैसे कीचड़ में रह के भी कमल खिलता है, इतने अनुभव हुए, इतनी इच्छाएं मर गई, मतलब वो शायद फालतू की थी इसलिए मर गई, खत्म हो गई। उनके प्रति कोई आज इश्क नहीं है मुझे, कोई रुझाव नहीं है उनके प्रति, परवाह नहीं है उनके प्रति। और अपने अभिन्न मित्र को खोके आज मेरे इतने दोस्त बन गए हैं, और एक और अभिन्न मित्र मिला, मेरी अपनी स्वयं की श्वासें, जो हर मेरे बुरे वक्त में, हर मेरे अच्छे वक्त में, मैं सो भी रही हूं तो वो मेरी चौकीदारी करता है। इससे बड़ी बात और क्या होगी, आप ही बताइए सब लोग, है ना। तो दोस्तों, बहुत खट्टे मीठे कड़वे अनुभवों के साथ आज मैं 2010 से जुड़ी हुई नलिनी कमल धीरे धीरे दलदल से ऊपर की ओर उठ रही हूँ, और जो एक बंद कली थी, खिलने की कोशिश कर रही है आज भी। अगर आप लोग के पास, गुरपिंदर जी ने, मेरा 2 आत्मा की यात्रा हो चुकी है, और जब आलेख्या मूल्या से बात हुई कि भाई फटाफट तीसरी भी यात्रा का एपिसोड बना दो, बोले मैडम अभी तक किसी का नहीं बना है, अभी औरों को भी चांस देते हैं। तो समय के साथ वो भी हो जाएगा आपका। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, औरों को चांस दिया जाए। तो तीसरी चौथी पांचवी जो भी यात्रा है अभी बाकी है, मेरी आत्मा की यात्रा जो पीएमसी हिंदी में 2 आ चुकी हैं, आप लोग देखिएगा, नाम से मिल जाएगी आपको, नहीं तो मैडम ने जी। दिया होगा तो वो देखिएगा। बहुत ही एक रूढ़िवादी धार्मिक परिवार से जुड़ी हुई हूं मैं दोस्तों, और बचपन से ही बगावत वाला स्वभाव रहा है मेरा। और एक जो जोडियक साइन है वो नीम चढ़ा करेला, कि दिसंबर बॉर्न हूं मैं, तो सेजिटेरियंस ऑलवेज रिबेलियंस। तो कुछ जोडियक साइन के कारण, और कुछ अपनी जो मैं उन्नति मेरी आत्मा की पिछले जन्मों में हो चुकी होगी, और जो इस जन्म में जिस परिवार से मैं जुड़ी, तो वो रूढ़िवादी होने के कारण, ऑर्थोडॉक्स फैमिली होने के कारण, हर बात में मेरे प्रश्न उठता था, ऐसा क्यों करते हो, जरूरी है क्या। अब जैसे महिलाओं के साथ रूढ़िवादी परिवार में, धार्मिक परिवार में सबसे पहली बात आती है लड़कियों के संग, कि पीरियड्स में रसोई में नहीं जाना, ये नहीं छूना, वो नहीं छूना। मेरे को बहुत गुस्सा आता था, क्यों नहीं। पंजाबी अग्रवाल परिवार में जब शादी के बाद आई, तो मुझे लगा मैं खुले आसमान के नीचे हूं, यहाँ पर न किसी को पता चलता है न कुछ। तो बहुत बहुत खुल के सांस ली, खूब हंसती थी जब ये सब कुछ होता था। पर फिर भी आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, कुछ सालों तक वही बाल्टी का मांजना करना, वो सब मैंने किया, कि नहीं नहीं गलत है। क्योंकि वो जो बचपन से देखती आई थी, और जो एक अंदर इम्पैक्ट बना हुआ था,
जबकि कोई पूछने वाला नहीं था वहां पर कि कब हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि मच बिफोर ज्वाइनिंग PSSM, 94 की बात है, कि मैं गई हुई थी चारों धाम की यात्रा पे अपने बहन के परिवार के संग, अपने बड़े भाई के परिवार के संग और अपने परिवार के संग। हम तीनों भाई बहनों का परिवार गया था। वहां पर पीरियड्स आ गए थे, तो मुझे लगा ये तो खुली छूट है। वहां पर जब पीरियड्स आए तो ज्ञान शायद अंदर ऑलरेडी था, तो ये उसका नतीजा रहा कि हम लोग थे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, और एक और क्या है, कोई बताएगा? गंगोत्री और एक और यमुनोत्री। यमुनोत्री। यमुनोत्री में पीरियड्स आए और मैं नहा धो के जो पूजा अर्चना हो रही थी वहां पे, जो करवाई जा रही थी, उसमें मैं बैठ गई। बहनों को मैं ऑलरेडी सुबह बता चुकी थी कि मेरे पीरियड्स रात को शुरू हो गए। तो बड़ी सिस्टर मेरे पास आके धीरे से बैठती है, कोहनी मार के बोलती, जो मेरा घर का नाम है लेके, नीलू तेरे पीरियड्स चालू हो गए, तू पूजा में बैठी है। तो मैंने पीछे मुड़ के धीरे से उनसे कहा कि अगर आप मुझको वापस से यमुनोत्री लेकर आ जाओगे इस जीवन काल में ही, तो मैंने कहा मैं उठ जाती हूँ। तो बोले अरे मैं कहां से लाऊंगी, तेरे जीजाजी कहाँ मेरे को लेकर आएंगे वापस से। तो मैंने कहा आप शांति से बैठे रहो, ये मेरा पाप नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया एक फीमेल एनर्जी में मेरे वरदान है। तो मैंने कहा आप आराम से बैठिए। उनका चेहरा देखने लायक था, गुस्से से तमतमाया हुआ, और वो आज भी बहुत धार्मिक है क्योंकि वो इस्कॉन से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों खैर, मैं आराम से बैठी और मैंने माँ से यही कहा, यमुनोत्री देवी माँ, ये मेरा कोई पाप नहीं है, और तो मैंने बहुत पाप किए हुए, पर ये मेरा नहीं है, ये आप ही का दिया हुआ है, और आपकी भी पहचान इसी से है, मेरी पहचान भी इसी से है। तो मैंने कहा फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा करना, पर मैं तो बैठूंगी। और मैंने बैठी, पूरी पूजा करी। और बाद में जब 2010 में पत्री जी से मिली और धीरे धीरे उनके संग रह के जो मैंने जाना, जो मैंने समझा, तो सबसे पहली बात यही थी, ओ बल्ले बल्ले, ये भी मेरी तरह रिबेलियन है, बल्ले बल्ले। और जब जब मैं उनको मिलती और उनके कॉन्सेप्ट सुन के समझ पड़ते, बड़ा मजा आता था मेरे को। और न जाने कब कैसे मेरे से कुछ साल बड़े, पर मेरे पिता स्वरूप बन गए वो। और जो उनको पितामह की उपाधि मिली, तो मैंने उनको पितामह के रूप में ही जाना और समझना शुरू कर दिया। और मेरा जीवन बदलता चला गया, बदलता चला गया। घर में भी जो मैं डर डर के जीती थी, अब मैं एक बब्बर शेरनी के रूप में जीना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, कुछ बातें हैं छोटी छोटी सी, जिसको आपको समझना होगा और फिर समझ के करना होगा। और सबसे पहली बात, मैं खुल के बात करूंगी यहाँ पे, क्योंकि पत्री जी भी अपने रिश्तेदारों के बारे में, फैमिली मेंबर्स के बारे में बहुत खुल के बात की है, जो मैंने शायद आत्मा की यात्रा में भी की है इस बारे में। पुरुष प्रधान समाज में रह के सास बहू का रिश्ता बहुत ही अनोखा है। मैंने उसके ऊपर भी कुछ लिखा था। जैसे जैसे अनुभव मेरे बढ़ते चले गए, तो वो यही कि भारतीय महिला के लिए ससुराल ही सब कुछ है। ध्यान से सुनिएगा सभी महिलाएं प्लीज। और यहाँ पर अगर जेंट्स मास्टर्स भी हैं तो गलत गलत मत समझिएगा मेरे को। महिलाओं के लिए ससुराल में जाना एक बार और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना ही सब कुछ है। एक तरीके से कितना ही आपको मान सम्मान मिलता है मायके में जाके, पर तब तक ही मिलता है, खास तौर से धार्मिक परिवार में, रूढ़िवादी परिवार में, दकियानुसी परिवार में,
जब तक कि आप खुशी खुशी आए मेहमान के रूप में और वापस चले जाएं अपने ससुराल। ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। हर किसी घर में लड़कियां वापस नहीं जाती अगर मन मुटाव हो जाए परिवार में ससुराल के, तो कोई भी उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार भाव से नहीं लेता है। और अगर लिया भी तो मन में कड़वाहट के साथ उनका सम्मान होगा, रहेंगी भी वो अपने मायके में और फिर चली जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा कड़वा सच है दोस्तों। तो इट्स नॉट इजी, पर जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, पितामह बने जो मेरा अपने बायोलॉजिकल फादर से बहुत अच्छा रिश्ता नहीं था मेरी तरफ से, उनकी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं थी, मेरी तरफ से मैं उनसे डरती थी। अच्छा रिश्ता इन द सेंस कि बहुत फ्रेंडली पैटर्न में नहीं थी, या यूं कहिए कि मैं खुल के उनसे बात नहीं करती थी, बहुत डरती थी मैं उनसे। तो बचपन मेरा कुछ ऐसा गुजरा कि ससुराल पक्ष की बात बाद में करती हूँ, पहले फादर की करती हूँ, कि अगर भूल जाऊं तो गुरपिंदर जी याद दिला देना कि मैं वो घर में आते, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर रह चुके हैं मेरे फादर, तो वो ऑफिस से सुबह के समय जब घर में आते अपने प्राइवेट ऑफिस से, तो मैं नहाने चली जाती, या पहले से ही प्री प्लान, इतनी ओवर स्मार्ट थी, मम्मी से पहले से ही प्री प्लान करके कि कुछ सब्जी लानी है, कुछ लाना है क्या बाजार से, तो मैं ले आऊंगी। तो मम्मी बस खुश, उनको क्या चाहिए कि कोई काम कर दे। साइकिल उठाई, लिस्ट ली उनसे, दिमाग में रखी वो लिस्ट और निकल गई। नहीं तो मैं कमरे में अपने दरवाजे के पीछे छुप जाऊंगी, क्योंकि फादर का फोकस होता था उस समय कि वो आए, खाना खाया और इनकम टैक्स ऑफिस के लिए निकल गए, तो टाइम बड़ा लिमिटेड होता था उनके पास। फिर नहीं तो अलमारी के अंदर छुप के बैठ जाऊंगी। और जब कॉलेज वगैरह जाने लगी, तो मैं उस समय कॉलेज में ही होती थी तो सवाल ही नहीं था, पर सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, तो ये सब मैं नाटक करती थी। पता नहीं मैंने क्या दबाया कि यहाँ कुछ आ गया, रेज हैंड। अरे मैं तो पूरी की पूरी यहीं पर हूँ, तो रेज क्या करूंगी हैंड? नहीं नहीं, कैसे? ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, उसको कुछ मत छेड़ना। हाँ नहीं, हट गया, हट गया, हट परफेक्ट है, गया। हाँ। निकाल जी। दिया मैंने। आई डिड नॉट नो हाउ, बट निकल गया। अभी भी मेरे लिए थोड़ा सा ये हवा के रूप में है। लैपटॉप पे बैठना। एनीवे, तो ये सब कुछ चलता रहा। शादी के बाद भी मैं उनसे कभी खुल के बात नहीं करी। कुछ ऐसा यूनिवर्स ने जाल बनाया, बिछाया, कि एक बार जब मैं अपने मायके गई उज्जैन, तो वहां पहुंच के मुझे पता चला कि भाई साहब को अपने ससुराल पक्ष में किसी शादी में जाना है। तो भाई साहब, भाभी जी, बेटा, बहू, बच्चे, छयों की छयों गायब, और मैं अकेली अपने पापा जी के साथ रह गई। अब मेरे तो पसीना छूटे, मतलब वो जितनी भी कहावतें होती है ना कि काटो तो खून नहीं निकले। अब मैं इनसे कैसे बात करूंगी? अब मैं खाने का कैसे पूछूंगी? अब मैं क्या करूं? मतलब इतना अंदर से बदहवास सी हो गई मैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी। ये 3-4 दिन जब वो नहीं होंगे, और वर्स्ट पार्ट तब हुआ जब कुक भी गायब हो गई। अब तो, वरना मैंने सोच लिया था, प्लान कर लिया था कि कुक से पूछूंगी पापा जी को क्या क्या पसंद है, तो वही बनवाती जाऊंगी, और वो जब भी कभी आएंगे तो मैं कहीं ना कहीं बिजी रहूंगी। अब वो हालत नहीं थी कि मैं दरवाजे के पीछे जाऊं, क्योंकि अब सिर्फ हम दो ही जने थे घर में। तो वो किसी ना किसी से पूछते, या दरवाजा खोलना है, घंटी बजेगी, तो आई हैव टू बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ हिम। एनीवे, मालूम नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे यूनिवर्स ने मदद करी मेरी, या वो जो जाल बिछाया जो मैंने कहा था, फादर आते बैठते बातचीत करते मेरे से। एक चीज हुई थी हमारे घर में कि जब दोनों बहनों की, मेरी बड़ी बहनों की शादी हुई, तो वो लोग जब आती, तो
फादर पूछते कैसे हैं ससुराल में, ये कौन कैसा है, वो कौन कैसा है, वगैरह वगैरह। तो वो लोग अपने कुछ ना कुछ दुखी मन की बातें बताती। तो उनके जाने के बाद मैंने देखा, महसूस किया कि फादर और मदर दोनों ही, पापा जी मम्मी, थोड़ा सा दुखी रहते थे और आपस में बातचीत वगैरह भी करते थे। तो जब मेरी शादी हुई तो भाई शुरुआत में हर एक के साथ होता है कि बहुत अच्छा समय गुजरता है, पर ओवर द पीरियड कुछ सालों के बाद धीरे धीरे अपना भी स्वभाव निकल कर आता है, और जिस परिवार में आप गए उन लोगों का भी धीरे धीरे स्वभाव का पता चलता है। शायद हम में एक्सेप्टेंस कम रही होगी, तो बिखराव भी आया और टूटन भी आई और रिश्ते भी कुछ बिगड़े। तो घर हम जब भी जाते मायके तो बोल देते, वो पूछते और मिसेस गुप्ता कैसी है, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। वो अपने आप ही बोलना शुरू कर देते क्योंकि वो डायनामिक पर्सनालिटी की रह चुकी हैं, सोशल वर्कर रह चुकी हैं। आज अगर हम नाम दे तो विकिपीडिया, नहीं तो थोड़ा सा पीछे जाएं, आज से 5 6 8 10 साल पहले भी, तो चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया। किसी भी टॉपिक पे बात करवा लो तो जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली के जेंट्स होंगे तो नेचुरली उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई कि एक लेडी होके इतना कुछ जानकारी है दुनिया भर के बारे में, हिस्ट्री में तो वो, पॉलिटिक्स में तो वो, सोशल वर्कर के रूप में तो वो अंग्रेजी फर्राटेदार बने। तो बहुत इम्प्रेस थे हमारे फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों से ही, और हमारे हस्बैंड से भी, इन लॉज में सभी से, मतलब ससुराल पक्ष में। तो वो पूछते कैसी हैं और अपने आप ही शुरू हो जाते हैं आजकल वो क्या कर रही हैं, वो सब जानने की कोशिश करते। तो कभी हमारे दुखी मन के बारे में उन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं करी, और उनको यही लगा, टेक इट फॉर ग्रांटेड, कि हमारी बेटी बहुत सुखी है उस घर में, बहुत ओपन माइंडेड घर है, वगैरह 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 वगैरह। तो कुल मिला के अब जब उन्होंने कुछ बात छेड़ी हमारी मदर इन लॉ के बारे में, मालूम नहीं कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि हमने बोलना शुरू कर दिया। ही यूज्ड टू बी सरप्राइज्ड, अच्छा ऐसा कुछ हुआ, पर आपने तो हमें कभी बताया नहीं। हमने कहा आप जब सारा वक्त उनके बारे में इतनी तारीफ कर रहे तो हम क्या बात करें आपसे। एनीवे, कुल मिला के ये हुआ कि 4 दिन तक हम अपने शब्दों से वॉमिटिंग करते रहे, एंड ही वॉज गेटिंग ऑल द शॉक्स ऑफ हिज लाइफ इन हिज लाइफ, कि मेरी बेटी इतनी तकलीफों से गुजरी और कभी भी एक शब्द नहीं बोली। और फिर हमें ये भी लगा कि अपने माता पिता को वो दुख नहीं देना जो हमारी बहनों के कारण उन्हें दुख मिला था, शायद इतना सेंस था हमें। तो कुल मिला के ये हुआ कि फादर की नजरों में हम बहुत बहुत ऊंचे बैठ गए, बहुत ऊंचे बैठ गए। मतलब स्वयं अपने बारे में हम बता रहे, पर कोई इसमें अकड़ या शान की बात नहीं, पर उनके बात करने के तरीके से ही हमें महसूस हुआ कि हम उनकी नजरों में बहुत ऊंचा उड़ गए थे। हम दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए। तो ये सारा क्रेडिट मैं पत्री जी को देती हूँ, कि जिनको मैं जब भी मिलती थी तो मन में उनके जाने के बाद एक ठहराव आता था, पर एक कसक सी होती थी कि एक अजनबी आदमी जो कुछ साल उम्र से बड़ा है, उनके प्रति मेरे मन में जो एक पिता के समान सम्मान है, और अपने आप को मैंने हमेशा उनके आगे 5 6 साल की बच्ची ही समझा सिर्फ। तो मैंने हमेशा जो कसक थी वो यही कि पापा जी के संग ऐसा रिश्ता क्यों नहीं हो सकता मेरा, जो 4 दिनों में ऐसा पलटा लिया जीवन ने, और इतना करीब आ गई जितनी कि मेरी दोनों बहनें भी खुल के बात करने वालों में से, खास तौर से जो बीच वाली बहन है मेरी, नंबर 2, जो फादर की बहुत नजदीक है। मुझे लगता है उनसे भी ज्यादा अधिक मैं क्लोज हो गई अपने फादर के। और
बहुत अच्छा रिश्ता हमारा बना। सो थैंक यू पत्री जी, जो रिश्ता मेरा फादर के संग आपने जोड़ा। अब मैं बात करती हूँ ससुराल पक्ष की। कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि आज से 7-8 साल पहले जब मेरी सासू माँ बीमार रही, एक तो पत्री जी से मिलने के बाद पिरामिड घर में बना, पत्री जी आए, 2-3 बार मेरे घर में आए, सासू माँ के सामने ही। तो वो बैठती थी चुपचाप, बोलती कुछ नहीं थी, पर उन्होंने भी जो चेंजेस मुझ में देखे और मेरा जो बिहेवियर रहा उनके संग कुछ कई सालों तक, वो बदलता हुआ भी जो उन्होंने देखा, तो उन्हें भी कभी रुकावट के रूप में नहीं डाला कि हाँ मतलब ये क्या साधु संतों के बीच में पड़ी रहती है या जाती है बार बार पिरामिड या पिरामिड वैली बैंगलोर या हैदराबाद पत्री जी के पास। तो उन्होंने कभी रोका टोका भी नहीं, पहले भी नहीं रोकती टोकती थी। पर खैर कुल मिला के जो भी हुआ, तो उनके जाने के साल भर पहले से अब मैं इतनी बब्बर शेरनी बन गई थी कि मैं उनसे खुल के बात करने लगी कि मेरी एक ही ननंद है, अमिता रानी। तो मीति दीदी जब आती हैं, उनका घर का नाम, तो मीति जी जब आती हैं तो आप बिल्कुल ही पलट जाते हो, मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हो, पर वो नहीं होती है तो आप बहुत अच्छे से दोस्त के रूप में रहते हो मेरे संग। मतलब उनसे मैं इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी दोस्तों, और बहुत खुल के बात करने लगी उनसे भी, पर एक डिकोरम के साथ, गलत तरीके से नहीं। अच्छा, पत्री जी से मिलने की बहुत सालों पहले ही मैंने करवा चौथ का व्रत करना बंद कर दिया था, वही जैसे कि रिबेलियन नेचर है, क्योंकि 7-8 महीने हो गए थे शादी के, 7-8 महीने, और 2-3 महीने का बेबी मेरे पेट में था। और करवा चौथ आई, पहली करवा चौथ थी जिसे कहेंगे, मेरी शाम तक हालत बहुत खस्ता हो गई थी, एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि माई मदर वॉज देयर। और मुझे यही बहुत बात बुरी लगी, क्योंकि हमारे राजस्थान में जहाँ से मैं आई थी वहां पर, मध्य प्रदेश में उज्जैन में बॉर्न एंड ब्रॉटअप हूँ, पर राजस्थानी है हम लोग। तो जहाँ पर शाम को 4 बजे कथा हो जाती थी, तो उसके बाद आप चाय, जूस, कुछ भी ले सकते हो, पानी वगैरह कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ पे शाम के 6:30 बज गए थे और मेरे को पानी भी नसीब नहीं हो रहा था। और सुबह भी जो सरगी कही जाती है, आप लोग सब समझते हैं, तो वो मैंने सुबह ली थी। पर प्रेगनेंसी में इतना कुछ ले नहीं पाते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो मैं वो भी नहीं ले पाई थी ठीक से, और शाम तक हालत खस्ता। फॉर्चुनेटली माय मदर वाज देयर, तो मेरी मदर ने कुक से कहा कि 2 नींबू पानी बनाओ और 4-5 चम्मच चीनी डाल के। मेरी हालत बहुत खस्ता हो रही थी, मेरे को डाइनिंग रूम में लाके कुर्सी पे बैठाया उन्होंने और बोले ये नींबू पानी पियो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं पी सकती, मैं डरपोक किस्म की तो थी ही। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं पी सकती, यहाँ पर नहीं पी जाती। बोले मैं देखती हूँ कौन मना करता है। मेरी मदर खुद भी जो कि एक अपने ससुराल में डर के जीती थी और बहुत ही संस्कारी किस्म की लेडी, और यहाँ पर कैसे शेर बन के मेरे से बात कर रही हैं, और देखती हूँ कौन मना करता है, तुम्हारी तबीयत जिस तरह से गिर रही है तुम्हें लेना ही होगा। एक पहला तो गिलास मैंने कब खत्म किया मुझे पता नहीं चला, पर दूसरा धीरे धीरे मम्मी ने कहा आराम से पियो, तो मैंने धीरे धीरे करके पिया। तो फिर अगला साल जब आया, तब तक मुझे थोड़ी सी समझ आ गई थी कि ये व्रत उपवास क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ। इस ससुराल के लिए, वंश मेरे पेट में है, वंश चलाना है मुझे, और जिसके लिए मैं कर रही हूँ, अगर मैं ही जिंदा नहीं बची तो काहे का वंश और काहे का क्या, उनकी तो हो जाएगी दूसरी शादी। फिर दिमाग में ये बात थोड़ी सी बैठ गई, बोली तो नहीं, पर खैर मैंने चुपचाप व्रत उपवास किया। पर 2-3 साल में मैं बड़ी मजबूत हो गई इस बात को लेकर के कि घुट घुट के भूखे रह के जब मैं व्रत उपवास करूंगी तो मेरा तो जीवन कम होगा, पर हाँ जिसकी आयु बढ़ानी है उसका तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना। तो
पहले बगावत की मैंने कि कुछ पीना शुरू कर दिया, सासू माँ को अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद फिर बगावत हुई, मैंने कहा मेरे को ये उपवास ही नहीं करना। वो है ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मेरे ससुर जी बैठ गए मेरे को लेके काउंसलिंग करने के लिए और पूछने के लिए ये वो सब। तो मैंने उनको स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं इस तरह से भूखी प्यासी नहीं रह सकती। खैर कुल मिला के तो मतलब बगावती स्वभाव होने के कारण और पत्री जी के संग रहने पे कहना चाहिए सोने पे सुहागा या नीम चढ़ा करेला, जिसको जो सोचना है सोचे। मैं बगावत पे बगावत करती चली गई और घर में बब्बर शेरनी बनती चली गई। दहाड़ लेती थी पर कैसे, मान सम्मान के साथ, सबसे प्रेम के साथ ही बात करके, सबको समझा के कि क्या करना है कैसे करना है। तो सबसे पहले उसके लिए जो मैंने कहा कुछ चीजें हमको समझनी होंगी, तो वो ये कि मिस्टर AKG किस स्वभाव के हैं, एक्सेप्टेंस पे आओ, स्वीकार करो उनका स्वभाव। जिस तरह का उनका स्वभाव है आप उसी स्वभाव में उनके संग रहो। इनका स्वभाव XYZ इस तरह के हैं, तो इनके स्वभाव के अनुसार आप वो एक्सेप्टेंस में रहो। उनका स्वभाव वैसा है तो आप उनके संग वैसे रहो। परंतु जब स्वयं की बारी आए तो स्वावलंबी बनना है, स्वार्थी बनना है और सेल्फिश बनना है। वो क्या और कैसे? स्वार्थी यानी स्वयं का अर्थ जानो। आप कौन हो, क्यों आए हो इस दुनिया में? सबको खुश करके रह के घुट घुट के जीवन नहीं जीना है। तो स्वयं का अर्थ जानो। जिस समय जिसको जो चाहिए, गृहस्थी होने के नाते प्रायोरिटीज दो, वो कार्य पूरा संपन्न करो। ये नहीं कि ऑफिस जाने के समय में बैठे हैं अपने आंख मीच के ध्यान कर रहे हैं। नो, पत्री जी भी कहते हैं कि पहले गृहस्थ आश्रम को देखो, फिर अपने बारे में सोचो। प्रायोरिटीज दो सबको, सबका ख्याल रखो अच्छे से। कुछ कोई लोग विश्वास करेंगे, शायद कोई लोग नहीं भी करेंगे, बट पत्री जी की कॉन्शियसनेस है यहाँ पे। मेरे को हिचकी आने लगती है, 2-3 बार हिचकी आई, मैंने उनका ध्यान किया और हिचकी रुक गई। और ये बात कई बार जूम पर हो चुकी है मेरे साथ। कईयों ने महसूस किया है कि हाँ मैं बात कर रही हूँ और हिचकियां आ रही हैं। तो मैंने पूछा भी कि क्या आप लोगों को महसूस हुआ मैं बात कर रही हूँ तो बीच में हिचकियां आ रही हैं और अब रुक गई हैं? तो बोले हाँ। तो मैं बताया कि इस तरह से पत्री जी हमारे साथ ही हैं अभी। तो पत्री जी यही कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में सबका ध्यान दो। आपको कहीं जाने की सचमुच दोस्तों आवश्यकता नहीं है, जंगलों में भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है, जो कि आजकल आम सुनाई दे रहा है, टीवी पे बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है कि कैसे कैसे ढोंगी महाराज हैं, कितने तो बैठे हुए हैं जेल में भी। तो दोस्तों स्वीकार भाव लाओ, जो जैसा है उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लो और उसके अनुरूप रहो। हाँ जी करने में क्या जाता है? जब अपने कमरे में बंद होंगे तो लव यू जिंदगी करो, डांस करो और जो करना है करो। CCD जाने की इच्छा है, कैफे कॉफी डे जाओ, कॉफी पी कर आओ खुद के संग। क्यों 10 लोगों को इकट्ठा करना या किसी एक को भी लेके जाना और खर्चा करना? अपने ऊपर समय डालो, अपने ऊपर समय गुजारो, कोल्ड कॉफी पी कर आओ। हॉट कॉफी पीने की इच्छा है तो हॉट कॉफी पी कर आओ। जो करना है करो, परंतु अपनी रजामंदी के साथ, अपने परिवार की रजामंदी के साथ भी। इस बात का ख्याल रखना है। आज अगर मैं आजादी से 1 बार 2 बार निकल जाती हूँ महीने में शहर से बाहर ध्यान के लिए, जैसे मैं आज चंडीगढ़ आई हुई हूँ, कल है मेरी क्लास, एक्चुअल क्लास पूनम की ध्यान की 5 तारीख को कल है यहाँ के पिरामिड में, परंतु मुझे आज आना पड़ा क्योंकि यहाँ पर आज क्लास थी। क्योंकि
कल सुबह की शताब्दी पकड़ के नहीं आ सकती थी क्योंकि 7 बजे मेरी क्लास है एक और। तो ईमानदारी से सब कुछ निभाते हुए, अपने आप को खुश रखते हुए, और अगर एक कोई जिम्मेवारी ली है तो ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मेरे को पिरामिड में जाके चंडीगढ़ में ध्यान करवाना है, इसलिए मैं आज सुबह न्यू जर्सी की क्लास नहीं ले सकती। मैडम, आई एम सॉरी, नो, यू हैव टू एडजस्ट, यू हैव टू सी, यू हैव टू रेस्पेक्ट देयर टाइमिंग्स ऑल्सो। वो भी इच्छा रखते हैं कि आप आए, ध्यान करवाएं, एंड दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि पूर्णिमा का ध्यान कल सुबह भी होगा न्यू जर्सी में। तो आप लोग भी आना चाहें तो अवश्य आ जाइएगा, मैं गुरपिंदर जी को भेज दूंगी। यू आर ऑल वेलकम। और किसी को कोई मेरे से सवाल पूछना है तो पूछिए, तो मैं अपने अनुभव से उसका जवाब दूंगी, वरना तो अनलिमिटेड अनुभव है मेरे, क्या बताऊं क्या छोड़ूं मालूम नहीं। मैम, मेरा ही एक क्वेश्चन है। प्लीज, जैसे आपने बताया कि फादर के डोंट साथ, यू जॉइन मी साइड बाय साइड? क्या आप या मेरे पिन, co-host ओके 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 बनाए ओके, हैं? हाँ, आई आई यू कैन स्पॉटलाइट कम में, हियर, यस यस स्पॉटलाइट पे यस, आ जाइए। यस, दैट इज या द लैंग्वेज। यस। तो मेन यही था कि जैसे आपने अपने पिता के बारे में बताया, उनके साथ जो रिलेशन था, है ना, और साथ में हमने देखा है, मैं जो पढ़ रही थी आपका, कि आर्ट, डांस, वो सारी चीजें, तो जैसे मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ, हमेशा मुझे पिता की तरफ से ही मनाही होती थी कि तुम्हें डॉक्टर बनना, इन चीजों पे ध्यान नहीं देना। तो वो जो आपके अंदर एक कलाकार था, इतनी देर आपने टीवी पे वर्क किया और भी, तो क्योंकि वो कलाकार का कीड़ा मेरे अंदर भी है, पेंटिंग, डांस, तो मैं वो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, तो उसको फिर मम्मी की सहमति के साथ, या पिता जैसे भी थे, मतलब उनकी एक साइलेंट सहमति थी, तब से ही आप उसमें, आर्ट में, उसमें थे, कैसे उसको? और क्योंकि पत्री जी का मैं एक बार सुन रही थी, साइंस ऑफ मेडिटेशन, जब शुरू शुरू में हम वीडियो सुनते, तो किसी ने पूछा, तो उन्होंने बताया था कि अगर एक पेंटर या एक डांसर पूरी तरह तल्लीन होके उसमें अब्सॉर्ब है, वो भी ध्यान है उसके लिए। करेक्ट। तो वो जो है आपके अंदर, तो कलाकार तो अपने आप में ही ध्यानी होते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह जुड़ते हैं, कमर्शियल नहीं, जो ट्रू होते हैं। और आप थिएटर आर्टिस्ट रह चुके हो, इतना कुछ, तो उसके बारे में बताइए कि उन चीजों को कैसे आपने जस्टिफाई किया पेरेंट्स से, और फिर आगे वो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ में कैसे सहाय हुए। थैंक्स टू माय फादर, उनकी इच्छा थी कि लड़कियां आगे आगे बढ़ें, और उनका सपना था कि मैं एयर होस्टेस बनूं। पढ़ाने लिखाने का भी उनको बहुत शौक था कि बच्चे आगे पढ़ें लिखें, सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी। तो जैसे कि एक मेरी वो जो बीच वाली बहन है, उन्होंने पहले बीए किया, और फिर उसके बाद उनकी इच्छा थी मास्टर्स करने की, तो इकोनॉमिक्स किया। और क्योंकि वो मांगलिक थी, क्योंकि हमारे यहाँ जन्म पत्री को बहुत ज्यादा माना जाता है, तो शादी नहीं हो रही थी मंगली होने के कारण, तो उन्होंने एक और एमए कर लिया ड्राइंग एंड पेंटिंग में। और बचपन से ही दोनों मेरी बड़ी बहनों को फादर ने, हमारे यहाँ मैगजीन्स बहुत ज्यादा आती थी, तो स्वाध्याय मेरा बचपन से ही रहा है। अभी उल्टा कम हो गया है, पर बचपन से ही मैंने अनलिमिटेड मैगजीन्स पढ़ी हुई हैं। पैनेम करके कोई एक अंग्रेजी आती थी, अंग्रेजी आती नहीं थी तो फोटोज देखते थे, पर देखते थे, पन्ने पलटते थे। और इसी तरह इलस्ट्रेटेड वीकली आती थी अंग्रेजी की, वो भी पढ़ते थे। नंदन, पराग, चंदा मामा, नवनीत, कादम्बिनी, सारिका, सरिता, शायद आजकल ये अब आती हैं कि नहीं आती हैं, बहुतों ने तो इनके नाम भी नहीं सुने होंगे, पर बहुत तरह की, मतलब ये तो मैं वो बता रही हूँ जो याद आई है। और क्या क्या मैगजीन्स, घर में भी खूब मैगजीन्स आती थी कि अवेयरनेस रहे। न्यूज़पेपर भी आता था, हिंदी का, अंग्रेजी का नहीं। तो अवेयरनेस बहुत थी फादर में, और उनकी इच्छा थी कि लड़कियां खूब आगे बढ़ें। तो उन्होंने बड़ी बहनों को ड्राइंग पेंटिंग में भी डाला, डांस में भी डाला, घर पे टीचर म्यूजिक का भी आता था। अब वो दोनों तो
सिर्फ यूं कह लीजिए कि हाउसवाइफ तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि एक मनुष्य के संग शादी होती है, घर के संग शादी नहीं होती है, तो मैं उसमें भी कहूंगी कि मैं रिबेलियन रही। हाउसवाइफ जो सालों मैंने बोला होगा अपने लिए, पर उसके बाद मैंने फिर होम मेकर बोलना शुरू किया। जब थिएटर में आई तो मैंने अपने आप को होम ब्रेकर, होम मेकर दोनों से संबोधित किया। और जब पत्री जी के संग जुड़ी तो मैंने अपने आप को होम साइंटिस्ट कहना शुरू किया, क्योंकि घर में अगर 4 आदमी बढ़ जाते हैं तो कैसे बासी खाना बाहर निकलता है फ्रिज से और जोड़ दिया जाता है गर्म करके। गोभी की एक सब्जी है, सूखे आलू की एक सब्जी है, दोनों को मिला के एक बना दी जाती है। तो पानी बढ़ा दिया जाता है, रसा बढ़ गया। तो न जाने क्या कुछ नहीं हम लोग खोजी के रूप में करते रहते हैं। नए नए कपड़े फट गए तो उससे कुछ नया थैला बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया, न जाने क्या कुछ करते हैं। तो मैंने अपने आप को होम साइंटिस्ट बोलना शुरू कर दिया था। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आज भी मैं बनी कि नहीं बनी मालूम नहीं, पर हाँ डेफिनेटली होम साइंटिस्ट मैं बहुत अच्छी हूँ, कुशल गृहिणी हूँ। सैया जी को पटाना है तो उनकी पसंद का खाना बना दिया तो जाने के लिए तैयारी हो गई घर से बाहर या शहर के बाहर। बच्चों से आजकल बात करके पहले उनसे बात की परमिशन लेती हूँ, सैया जी अब साइड में हो गए, उनका तो टेक इट फॉर ग्रांटेड कि वो तो भेज ही देंगे। तो एनीवे, तो इस तरह से बचपन से ही कथक डांस में रही मैं। राजस्थानी फोक डांस किया, मध्य प्रदेश का मालवी बेल्ट का डांस किया मैंने, और म्यूजिक में भी क्लासिकल म्यूजिक किया। और आशा भोसले इज माय फेवरेट, गीता दत्त इज माय फेवरेट, हेमंत दा और किशोर कुमार मेरे फेवरेट। तो बहुत अच्छी नकल मैं कर लेती इन लोगों की, और पंचम दा की भी बहुत अच्छी नकल कर लेती। वो जो है ना उनके गाने, महबूबा ओ महबूबा ही तर तर तर। पर पत्री जी ने मुझे, जब ये सब गाने मैं उनके सामने भी गाया करती थी, तो पत्री जी ने कहा नहीं, नॉर्मल वॉइस में गाओ, इस तरह से मत गाओ। तो रिबेलियन नेचर था, लापरवाही से उनकी परवाह ना करके 2-4 साल तो गाया। फिर मैंने कहा उन्होंने कहा है तो इसका मतलब कुछ तो बात होगी। तो फिर धीरे धीरे मैंने बंद कर दिया उस तरह से गाना गाना। मैं हमेशा, कोई भी अगर टोकता है, कोई भी अगर समझाता है, या कोई भी मुझे कुछ कहता है, तो वो मेरे बैक ऑफ माइंड में जाके रह जाती है बात। फिर धीरे धीरे जैसे गाय जुगाली करती है ना, पहले एक बार निगल लिया, फिर उसके बाद निकाल के धीरे धीरे चबा चबा के खाया। तो मैं धीरे धीरे उस चीज को समझने की कोशिश करती। तो कई बार तो यूनिवर्स कुछ ऐसा दिखा देता कि आपको सिग्नल दे देता, सो यू अंडरस्टैंड फास्टर। और नहीं तो जुगाली कर करके अपने आप ही समझ लेती। इसके अलावा डांस में मैं शायद आगे बढ़ती, पर आउटस्टेशन जाने की जब बात आई कि भाई वहां प्रोग्राम है लेकर जाना है, तो फादर ने साफ मना कर दिया। तो डांस तो मेरा वहीं सीमित हो गया। फिर उसके बाद म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हाथों में है, गले में है साउंड निकालने का, तो परमानेंट इंस्ट्रूमेंट वोकल कॉर्ड्स दे दी है ईश्वर ने, तो गाना तो कभी भी कहीं भी गाया जा सकता है। तो वो मेरा आज तक साथ दे रहा है। शादी के बाद जब पता चला ससुराल पक्ष में कि मैं डांसर हूँ, सिंगर हूँ, ये वो सब, तो शादी के बाद बहू के रूप में उन्होंने नचाया भी, ये भी किया वो भी किया। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जब जब घर में शादियां होती थी तो मैं डांस मतलब प्रोग्राम पूरा करके तैयार और फिर करवाती थी। और मेरा डांस 1 या 2 अवश्य होता था, क्योंकि पंजाबी अग्रवालों में आई तो राजस्थानी डांस बहुत पसंद किया जाता था। फिर मीडिया में, थिएटर में कैसे जुड़ी, एक बहुत ही डरपोक किस्म की, शांत स्वभाव की, गूंगी लड़की बहू बन के यहाँ आई ससुराल में। और जब कुछ नहीं समझ पड़ने लगा और अंदर से दम घुटने लगा, तो नतीजा ये हुआ कि
शोर मचाना शुरू कर दिया मैंने। तो जब शोर मचाना शुरू किया तो म्यूजिक मेरा बंद हो गया। ससुराल में बहू के रूप में चीख चीख के गा नहीं सकते, गुनगुना नहीं सकते। बाथरूम सिंगर भी नहीं रही कि कहीं आवाज नीचे जाएगी अच्छा नहीं लगता। एक वो जो होता है ना शर्म लिहाज वाली बात। तो उसका नेट रिजल्ट कुछ ऐसा हुआ कि जो मैं सख्त नफरत करती थी नाटकों से, मंचों पर देखने के लिए कॉलेजेस में, कब कैसे मैं जुड़ गई। और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत कोऑपरेट किया। बल्कि मैं बम्बई में थी, इतनी बारिश हुई कि ट्रेन स्थगित हो गई थी और मैं आ नहीं सकी जब मेरा इंटरव्यू था श्री राम सेंटर मंडी हाउस में। और फिर उसके बाद उन्होंने जाके मेरे ही समय पे, इंटरव्यू के समय पे डायरेक्टर से परमिशन ली, टाइम लिया कि जब भी वो आती हैं यू हैव टू गिव हर द टाइम। ही हैड बीन वेरी कोऑपरेटिव, आई मस्ट से दैट। बल्कि मैंने उनको नाम भी दिया। मैंने करीबन साल भर होते होते शादी के बाद मैंने उनसे कहा, क्योंकि मेरे को इतनी खुली हवा में सांस लेने को मिल रहा था। मैं एस्ट्रल ट्रेवल नींद में इतना कर रही थी, जो मुझे पीएसएसएम में जुड़ने के बाद पता चला कि आई वॉज डूइंग एस्ट्रल ट्रेवल। तो वो ये हुआ कि मैंने साल भर होते होते उनसे कई सारे प्रश्न किए और पूछा कि एक दोस्त के रूप में। तो बोले फ्रेंड। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने कहा जैसे कि एक इस तरह से कोई जवाब देता है या उस तरह से कोई प्रश्न का उत्तर देता है तो उसको क्या कहेंगे। तो मैंने कहा फिलोसोफर। तो फिर मैंने फिर प्रश्न किए। ये मतलब कोई 5-6 महीने का ड्यूरेशन रहा होगा। और फिर मैंने कहा जैसे कोई अपने को समझाता है, कोई तरीका सिखाता है तो उसको क्या बोलेंगे। तो बोले गाइड। एक दिन हम लोग गाड़ी में जा रहे थे तो याद कर करके, तब अंग्रेजी भी इतनी अच्छी नहीं थी, याद कर करके वो शब्द मैंने कहा आज से आप मेरे हस्बैंड नहीं है। तो गाड़ी तो नहीं रुकी, ब्रेक तो नहीं लगा, पर हाँ उनको झटका लगा थोड़ा। तो बोले क्या मतलब, गाड़ी चलाते चलाते। तो मैंने कहा आज से आप मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड हैं। FPG। पत्री जी को जब मैं मिली तो दोस्तों क्या हुआ कि भाई समय का मेरे को तो नहीं पता चलेगा, आपको जब रोकना है रोक दीजिएगा। कि पत्री जी की बात जहां आएगी तो मैं तो सारी रात का 10 रात भी बैठने को तैयार हूँ, 24 घंटे 10 रातों तक। तो पत्री जी के संग जब मिले तो जैसे कि मैंने बताया ओवर द पीरियड मुझे पता चला कि बगावत करनी आवश्यक है अगर जीना है तो इस जीवन में। और अगर खुद के लिए जीना है तो डबल बगावत करनी है। तो खैर बहुत कुछ हुआ। पर पत्री जी से जब मैं मिली और धीरे धीरे पता चला, तो जैसे कि मैं उनको गुरु के रूप में बहुत गहराई से मानने लगी थी और जुड़ने लगी थी उनके संग। तब उन्होंने शायद, अच्छा एक तो वो उनकी खूबी क्या रही है कि किसी को भी अगर उनको कोई मैसेज देना है तो 1-to-1 इंटरेक्शन के संग नहीं देंगे। वो पब्लिक प्लेस में ही बैठ के इस तरह से बात करेंगे कि आपको सिग्नल क्लैरिटी के संग मिलेगा कि हाँ यह उन्होंने मैसेज मेरे लिए दिया है। तो उसी में ही मुझे एक बार पता चला कि यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। तब तक मैंने 18 आदर्श सूत्र भी नहीं देखे थे या पढ़े थे। तो मैंने कहा जिंदगी में कहीं आश्रमों में नहीं भटकी, किसी को गुरु नहीं माना, और एक ही एक गुरु मिला और वो भी कहता है मैं किसी का गुरु नहीं हूं, यहाँ गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। मैंने कहा ऐसी तैसी ये कैसा गुरु है, कैसा इंसान है, इतना एनलाइटन होके अपने आप को गुरु नहीं मान रहा है। और मैं जिसको गुरु मान रही हूं अब मेरा क्या होगा। मतलब बिल्कुल जैसे कि चप्पू चलना बंद हो गया और नाविक उतर गया नाव से और मेरे को मंझधार में छोड़ दिया और मेरे को चप्पू चलाना नहीं आता।
सोचो क्या हालत होगी मेरी। और गहराई में बीच में हूं, बड़ा लंबा सफर करके जाना है, स्विमिंग करना आता है, पर मैं नहीं जा सकती इतना लंबा चल के तैर के। हालत खस्ता मेरी। गुस्सा अंदर से इतना आ रहा था। जब भी हम लोग हुए एक साथ, मैंने सबसे पहले प्रश्न यही छोड़ा। मैंने कहा यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा नहीं है तो फिर क्या है ये सब कुछ? तो बोले हाँ, मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं तो एक इन्फॉर्मर हूं। इन्फॉर्मर भी क्या होता है मुझे नहीं मालूम था हिंदी में। कैन यू ऑल बिलीव दैट? आज मैं अंग्रेजी के सेशंस लेती हूँ, पर तब मुझे इन्फॉर्मर का भी कोई ठीक से नहीं मालूम था मतलब। तब उन्होंने बताया मैं इंफॉर्मेशन डेस्क के इस तरफ बैठा हूं, आप काउंटर के उस तरफ हैं। इंफॉर्मेशन मालूम था, इन्फॉर्मर नहीं मालूम था। दो शब्द हैं। तो मुझे इंफॉर्मेशन के बारे में मालूम था, इन्फॉर्मर नहीं मालूम था। तो बोले मैं तो एक इन्फॉर्मर हूं, मैं इस तरफ हूं, आप उस तरफ हैं। आप प्रश्न शूट करो, मैं उसका जवाब दूंगा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो मैंने कहा ये इन्फॉर्मर ठीक है भाई, यही सही। पर मैं जो अपने भीतर में एक गुरु के रूप में उन्हें मानी थी, आज भी मेरे लिए वही गुरु हैं जिन्होंने मुझे आध्यात्मिकता के पथ पर उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। वो गुरु माने ना माने, अपने आप को मेरे लिए। और गुरु का मतलब ही यही होता है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर आपको ले जाए। तो एक छोटा सा अनुभव मैं अपना पर्सनल कोशिश करूंगी कम से कम शब्दों में बताऊं। कितना समय है हमारे पास? इट इज 7:40। बहुत ज्यादा समय नहीं हो गया है? 1 घंटा हो गया है। यस मास्टर। सभी लोगों की सहमति होगी तो, नहीं तो फिर अगली बारी कभी, कोई दिक्कत नहीं, पार्ट 2 में ले लेंगे। पार्ट 2, सही बात है। तो आप छोटा सा अनुभव है वो बता सकते हो, मैं फिर उसके इसको बाद ये। शॉर्टेस्ट वे में आज बताती हूँ। यस। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि मैं अपने आप को उनके आगे 5-6 साल की बच्ची के रूप में देखती हूँ, महसूस करती हूँ। मैं बताऊंगी तभी आप लोग समझ जाओगे। खैर, और उनको मैंने पिता के रूप में माना है, एक बहुत ही जबरदस्त गाइड के रूप में माना है। गुरु तो है और रहेंगे इस जीवन में नहीं, अगले जीवन में भी। क्योंकि वो ही है जिन्होंने मेरा जीवन बदला। क्या आध्यात्मिकता होती है मुझे नहीं मालूम, मैं इतना जानती हूँ कि मेरे अपने परिवार में इतने मधुर रिश्ते हो गए हैं, इतना फ्रेंडली पैटर्न हो गया है। अगर कोई गलतफहमी भी होती है तो हम लोग जाके एक दूसरे से बात करते हैं। ये किसी ने कहा कि मास्टर नहीं, रूपन मैं औरों सब के। पार्टिसिपेंट्स को बोल रही ओके हूँ कि ओके कैमरा ओके खोल लिया। ओके 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 ओके। तो बेहतर है कैमरा खोल लें, नहीं तो करते हैं हम भी इसी तरह बात आपसे, ठीक है ना? 1:1 रहेगा तो अच्छा ही रहेगा ना, कि आपका भी कैमरा बंद है, मेरा भी कैमरा बंद है, पर आवाज ही तो आ सुने। जाइए आ जाइए, देखो संतोष दी ने खोल लिया। एक सेकेंड, कुछ यहाँ पार्टिसिपेंट वाला खुल गया है, उसको क्लोज करने की कोशिश कर रही। यस। तो थैंक यू संतोष जी, आपसे अभी बाद में निपटूंगे। प्रणाम। करोड़ों बात। प्रणाम। सादर प्रणाम आपको। शी इज अ ग्रेट मास्टर, आई रियली अप्रिशिएट। इसे कहते हैं पिरामिड योद्धा। शी इज इन ट्रू सेंस पिरामिड योद्धा है। तो खैर, मैं अपना वो अनुभव बताती हूँ। एक स्कूल में पिरामिड का इनॉग्रेशन हुआ था। हम सब दिल्ली वासी, बहुत सारे लोग वहां गए थे। ये फरीदाबाद की तरफ की बात है। एक प्रिंसिपल है मैडम जो ध्यानी है, पिरामिड मास्टर हैं, जिन्होंने अपने स्कूल में, अपने घर की प्रेमाइसिस में ही काफी बड़ा पिरामिड बनाया है और उसमें बच्चे ध्यान करते हैं। आज अगर आप पूछें कि कौन ध्यान करता है, सिक्योरिटी गार्ड, जमादार, आया, घंटी बजाने वाला चौकीदार या चपरासी से लेकर के अंडरस्टूड है कि स्टूडेंट्स
टीचर्स एंड ऑफ कोर्स प्रिंसिपल और उनका परिवार वहां पे ध्यान करता है। तो वहां पर जो मुझे ध्यान की अनुभूति हुई थी मैं वो बताती हूँ कि मैंने देखा कि मैंने मतलब ये सब कुछ देखा वो है कि कोई 4-5 साल की लड़की है, अपने छोटे छोटे कदमों से दौड़ दौड़ के आगे बढ़ रही है, और एक लंबा सा आदमी जिसका सिर्फ इतना ही कमर तक पर भी वो बस यूं करके देख सकती है, दौड़ दौड़ के उनके पास जाने की कोशिश कर रही है। और वो चप्पल पहने हुए हैं, पजामा कुर्ता पहने हुए हैं, और ये लड़की दौड़ दौड़ के उनके संग चलने की कोशिश कर रही है। कई बार ऐसा हुआ तो उसमें जब वो कुछ थकने लगती तो शायद सामने जो चल रहे थे उनको एहसास होता, किसी पेड़ के नीचे वो बैठ जाते और दौड़ के जाके ये भी बैठ जाती और उनके गोद में सर रख के सो जाती। फिर उठते तो ये होता था कोई जंगल जैसा दृश्य था। उठते फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते तो वो आगे निकल जाते बड़े बड़े फुटस्टेप्स लेके, और ये फिर दौड़ दौड़ के उनके साथ चलने की कोशिश करती कि उनकी उंगली पकड़ूं, उनकी उंगली पकड़ूं। 3 से 4 बार ऐसा हुआ। और जब बाद में हम ध्यान में से बाहर निकले तो मुझे जो देखा था दृश्य, जो समझ पड़ा वो यही था कि पत्री जी आगे चल रहे हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ उनके फुटस्टेप्स से अपने छोटे छोटे कदमों को मिलाने की कि मैं उनके संग चल सकूं। पर जब उनके गोद में सर रख के सोई तो वो जो एक निश्चिंतता थी दोस्तों, जो वो एहसास था, दैट वाज अमेजिंग। आज भी वो अनुभव याद आता है तो एक ऐसी सुखद अनुभूति होती है। फिर वही शब्द प्रयोग में लाऊंगी, बयान नहीं कर सकते शब्दों में। और ये चीज हुई है उनके जाने के बाद। यस, वाह, सो ब्यूटीफुल। यस मैम, जैसे कि सच में मतलब जो आपका परसोना और वही उनकी प्रेजेंस वो जैसे, तो यस दैट इज क्लियरली, आप जो बंदा कनेक्ट करेगा वो फील कर पाता है उस चीज को। तो बहुत बहुत थैंक यू। और एक चीज और कि जैसे आपने बताया है ना कि जो रिबेलियस और वो सब चीज, तो वहां पे आके बहुत, अभी तो जैसे हमने सोल जर्नी भी पढ़ ली कि कुछ हमारी जो नेचर पहले से सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सबके साथ। और जो बच्चा जिसको बोले कि हर चीज में एक्सपेरिमेंट करता था कि नहीं मुझे करके देखना है, और आपने बताया कि पत्री सर ने बोला कि ऐसे नहीं इसको गाना या इस वे में नहीं गाना, तो उस चीज का भी नेचुरली आपने तो वो चीज थोड़ा सा कि यस, जब एक आपने बोला कि मैं गुरु मान चुकी थी और जैसे आपको एक्सपीरियंस हुआ कि वो कैसे आपके साथ, तो वो जैसे एक सरेंडर जिसको बोलते हैं ना कि ट्रू गाइड, गुरु, पिता, दोस्त सब कुछ मिल गया, तो वो रिबेलियस जो अंदर से था, एक्सपेरिमेंट तो करने चाहिए लेकिन वो भी कहीं शांत होता दिख रहा बहुत शांत हुआ है, है ना। बहुत ठहराव आया है जिंदगी में। हाँ। मतलब यस। टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, कई रिश्ते में था बदले की भावना के रूप में। धीरे धीरे उनके प्रति जो सहानुभूति आने लगी, जो दया का भाव आने लगा, करुणा जागने लगी उनके प्रति, और जो फिर बाद में प्रेम बरसने लगा उनके प्रति, तो वो भी सिर्फ तभी आएगा जब दोस्तों हम एक्सेप्टेंस की भावना में होंगे, स्वीकार भावना में होंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैं अभी यही आखिरी मैसेज के रूप में ही बोलना चाहती थी कि क्षमा करना और क्षमा देना, आ, आ, मतलब क्षमा का लेन देन करना, उनको भी क्षमा करो और उनसे भी क्षमा मांगो। अभी भी बोलने में घुटन हुई तो देखो खांसी आई, तो 1 घंटे में नहीं आई।
अभी भी कहीं कहीं किसी किसी के संग अटका हुआ है, दैट ऑल्सो आई नो वेरी वेल। अभी भी पूरी तरह से मेरी ईगो नहीं खत्म हुई है दोस्तों, समझ लो ये बात। और आसान भी नहीं है, और ईगो का होना भी कोई बुरी बात नहीं है, क्यों ना हो, पर अभिमान के रूप में ना लेकर स्वाभिमान के रूप में रखो अपनी ईगो को। सेल्फ रेस्पेक्ट जिसे कहेंगे, सेल्फिश बनने का जो मैंने कहा, सेल्फ केयर करो। ये नहीं कि मेरे को तो सब अच्छा अच्छा मिल जाए, सामने वाले को मिले ना मिले वो दुख में रहे, भाड़ में जाए मेरी बला से। नो, विन विन सिचुएशन में रहो, उसे भी लाभ हो, मुझे भी लाभ हो, वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं। तो क्षमा मांगो भी और क्षमा दान दो भी। तो कैसे? यही कि जब हम एक्सेप्टेंस में आएंगे, समर्पण भाव में आएंगे, तो जब हमने उनको स्वीकार ले कर लिया कि वो तो ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे, तो छोड़ो ना उनके प्रति, अवॉइड करो उनको। या तो जब सिचुएशन लगे कि गर्मा गर्मी की, तो वहां से पतली गली से कट लो, ये दिल्ली का शब्द है, सॉरी, वहां से हट जाओ। परफेक्ट, बट परफेक्ट वर्ड है ये। वहां से हट जाओ। गुस्सा आ रहा है, पानी पी लो, उल्टी गिनती गिनो, नहीं तो बात मत करो। अब क्या होने लगा है मेरे संग, याददाश्त इतनी तेज हो गई है कि उस समय उनको जवाब नहीं दिया, बाद में कोई अच्छा समय देख के, मौका देख के उनसे बात करी कि ये सिचुएशन थी मेरी जिस कारण मैंने ऐसा बोला या ऐसा किया। तो अगर वो समझ जाते हैं तो मिलन हो ही जाता है जिसके संग ये बात हुई। नहीं समझे तो दैट इज देयर प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने गलती करी, मैंने उसको स्वीकार भी किया और अपना क्लैरिफिकेशन भी दिया और एक्सेप्टेंस में भी रही मैं। तो जब आप स्वीकार भाव में आ जाओगे, करोड़ों कंफ्यूजन्स आपके खत्म होंगे। क्षमा करने के लिए ईगो आड़े आई, जैसे कि मैंने कहा, हाँ आती है, परंतु एनर्जी लेवल पे भेजो उनको, ध्यान में अपने बगल में बैठाओ, एनर्जी लेवल पे ही सही। इमेजिन करो कि वो मेरे बैठे हैं बगल में और मेरे साथ ध्यान कर रहे हैं, और जैसा आपको अच्छा लगा ध्यान करने के बाद, वही इमेजिन करो उन्हें भी लगा। जब भी उनको मिलो तो बजाय इसके आ गई वो, आ गया वो, नो, खुश होके मिलो। नकली खुशी सही, पर खुश होके मिलो। आज रो रो के उनसे क्षमा मांगोगे, कल इतनी आत्मीयता के साथ उनके संग आप मिलना शुरू कर दोगे, और प्रेम भावना उनके प्रति जो जगेगी, आप देखो ऑटोमेटिकली जैसी ऊर्जा आप उनको दे रहे हो वो भी आपको देंगे। कर्म का फल, कर्म का सिद्धांत कहता है कि कर्म का खेल क्या खेल खिलाता है कि अमरूद का पेड़ बो के आप गेहूं नहीं काटोगे। और अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैंने संतरे का पेड़ लगाया है, खाद पानी दे, अरे मुझे तो आम मिलेंगे, इसमें मजा आएगा, मैं आम खट्टे मीठे, पहले कच्ची केरी भी तोड़ूंगी, फिर बाद में पका हुआ आम भी तोड़ूंगी, पक्षी आके तो मैं उनको कवर भी कर दूंगी। नो नो नो, जो बोया है वही काटोगे। तो क्या बोना है? मिरेक्युलस थॉट्स। इसके संग मैं समापन करती हूँ। रेस्ट इज ऑल योर्स। थैंक यू, थैंक यू मास्टर संतोष दी, पहले तो यस। जी, कोटि कोटि वंदन। नलिनी जी, बड़ा आपको याद करते रहे और कुछ पता ही नहीं चल रहा था आप कहाँ हैं, और कुछ मेरी भी, आपको पता ही है कि मेरा भी कुछ चलता ही रहता था। और आज मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि ध्यान में आने के बाद मेरे साथ जो कुछ हुआ, मेरे कर्म कट गए। 1.5 साल पहले मेरा किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है, और मैं पत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार सभी गुरुओं का जो मुझे ऐसा रास्ता मिला, और हर रास्ते पे मुझे एक गाइड मिला जिसने मुझे मोटिवेट किया, वो डॉक्टर मिला। तो ध्यान में आने के बाद सारे रास्ते खुलते चले गए, खुलते चले गए। इतना अच्छा साथ मिला लोगों का। देखिए बैठी हुई हैं डॉक्टर गुरपिंदर जी,
आपको देख के सारी पुरानी यादें ताजी हो गई और मैं अपने आप को, बीच में मेरा हॉस्पिटल से फोन भी आ गया तो मुझे 1 मिनट के लिए काटना पड़ गया। आज भी जाना है मुझे, कल भी गई थी। तो अभी तो काफी चक्कर लगते हैं, तो शुरू के 3 महीने और 6 महीने तक ट्रेवल नहीं कर सकते, तो काफी कुछ है। लेकिन ग्रुप बकायदा चल रहा है। वो भी मुझे एक एंजल मिल गई जिसने कहा, यू डॉक्टर संतोष, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ओनली, आई विल मैनेज योर ग्रुप। एक दिन भी मिस नहीं हुआ। नाइस। तब से लगातार, ये सब गुरुओं की कृपा है, ये परमात्मा की कृपा है, जो सारे काम हो रहे हैं। मैं समझती थी कि मैं कर रही हूँ, करेक्ट। करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, ट्रू। सब अपने आप हो रहा है। कैसे हो रहा है नलिनी जी, सच बोल रही हूँ मैं कि मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे चल रहा है। उस यूनिवर्स की, हम उससे कनेक्ट करवा दिया, पत्री जी ने हमें उससे, और वही सब कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू। आपकी यात्रा सुन के बड़ा आनंद आ रहा मुझे। और मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप कब हमारे साथ आ रही हैं। ध्यान नेपाल में? जी जी, याद है आपको? क्यों जी, नहीं। तो आजकल हमारा कल से आपके टाइम बहुत चेंज हुआ है। अंबाला और करनाल के मास्टर्स आके गए हैं, मिलकर गए आप जी, हम तो बात कर लेंगे आपस में, और जी जी जी, मैं कोई दिन करूंगी, फिक्स आपको कर कॉल लेंगे। करूंगी। जी, आजकल हमारे ग्रुप में वो चल रहा है, महाअवतार बाबा जी की यूनिफाइड बुक ओ, की वर्कशॉप चल रही है 3 दिन। वेरी मंडे, गुड, ट्यूसडे, वेंसडे होती है। 4 दिन वेरी हमारे पास हैं। तो जब भी आपको अवेलेबल होंगे, कंफर्टेबल होंगे, तो मेरी बड़ी इच्छा है। मैं कई बार देखती थी इधर उधर आपको, लेकिन कुछ मेरी अपनी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी हेल्थ को लेके, और कुछ अभी भी थोड़े दिन से ही मैंने अब सब मैं ठीक बैठती हो हूँ गया रोज। है। जो सब ठीक हो एफर्मेशन गया, में डालोगे, जो सोच में रखोगे, वैसा ही सब होगा। ठीक हो गया। वही मैंने हाँ, आपको बोला, यस। सब कट गए, एनर्जी कर्म भी कट फ्लोज गए, वेयर कोई अटेंशन कर्म नहीं गोज। बचा। यस यस, तो बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नहीं, तबीयत के जी जी बारे में बात करना यहाँ पर जी जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। भी मैंने नहीं। आपको पहले भी बोला है, जूम पर कभी नहीं बात करना। जी जी, सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जीवन में जी। किसी सबके की हैं जी, सबके फिजिकल, हैं। किसी की मेंटल, किसी की इमोशनल। हम तो थोक में न जाने क्या क्या ले लेके चले थे, आज सब उड़ गया। उड़ गया, सही बात है। अर्थ अर्थ सब प्लैनेट पे आए इसीलिए थे, उनको अर्थ बैलेंस प्लैनेट करने है के ही लिए। इसी का, मृत्यु इसी के लोक लिए नाम है। ही दिया जी गया है इसी को, जी इसलिए जी 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 तरसते सब हैं। राम भी आए इसी तरह कि मैं जाऊं पृथ्वी लोक पे पृथ्वी और पे। कष्ट पाऊं, लोगों का भी उद्धार हो, मेरा भी उद्धार हो। जी, बिल्कुल बिल्कुल तरसते हैं सही लोग कहा यहाँ पर आपने। आने के लिए, मास्टर्स। जी, यस। सो लोगों की बात कर रहे हो, ऐसा कहा जाता है कि देवता लोग भी तरसते हैं पृथ्वी पे यस। जन्म लेने के लिए। हाँ, तरसते हैं देवी देवता, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक बोल रहे यस। जी जी, तो थैंक यू, लव यू नलिनी जी। थैंक यू गुरपिंदर हैं। थैंक यू, जी। थैंक यू, थैंक यू थैंक जी, यू। लव यू ऑल। यस, जी, थैंक यू थैंक यू। मास्टर्स। हम आज जैसे अभी मैम का पूरा दिन क्या बिजी था, इतनी जर्नी करके आए, और जैसे मैम ने देखो मास्टर्स के, मैं हमेशा एक चीज का ध्यान रखती हूँ, मास्टर्स के मुंह से अगर कुछ निकलता है, मैं सह स्वभाव ही कुछ ना कुछ उसके पीछे होता है, हमेशा कुछ ना कुछ होता है। And मैं उसको पकड़ के चलती हूँ। और मैम ने बोला है कि सीरीज 2 एपिसोड 2 आएगा, तो एपिसोड 2 हम जरूर करेंगे, जहाँ पे आप सबके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे आज, क्योंकि यस, हम यस, दोनों ही बाहर हैं। यस, पूरे क्वेश्चन आंसर। और क्योंकि एक जिसको बोले कि फेमिनाइन पावर, जो दुर्गा, आप देखोगे कि इनकी बातों में मुझे तो वही 10 महाविद्या, नव दुर्गा सब चीजें झलकती हैं। तो आप अपने क्वेश्चन नोट करके रखना। और मैं मैम को मिलने के लिए जब आने वाली थी, मैंने वो नोट पैड पे लिखे थे कि क्या क्या पूछूंगी। तो हम वो सारे क्वेश्चन एक साथ नेक्स्ट एपिसोड में मैम से जरूर डन। पूछेंगे। और मैम के साथ बैठ के फिर ध्यान भी करेंगे। हमने अभी आज फिजिकली भी किया इनके साथ ध्यान 2 बार। तो आप लोगों को भी जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इस चीज से हम वो नहीं रखेंगे। तो मैम से बात करके डेफिनेटली हम चूज करेंगे कि जिस दिन आपके क्वेश्चन आंसर भी हो, और एक ग्रेट मास्टर के साथ हम मिलके ध्यान करेंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए, हमारी तरफ से सभी को शुभ रात्रि, डिवाइन नाइट। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए मैडम। अभी मैं बस लास्ट 2 वर्ड आपके
जो अंतिम संदेश आप देना चाहोगे सबको। एक ही लाइन है मेरे पास आप सबके लिए दोस्तों, पूरे विश्व के लिए भी, मेरे अपने नाते रिश्तेदारों के लिए भी, सबके लिए, जितने भी यहाँ पर प्राणी हैं, जीव जंतु हैं इस दुनिया में, सबके लिए सिर्फ एक ही लाइन है, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सो अगेन ग्रेटिट्यूड, आभार। और अपने गुरु को, जिन्होंने गुरु कॉन्शियसनेस पत्री सर, जिन्होंने एक धागे की तरह आज भी हमें पिरो रहे हैं मोतियों की तरह। और वो माला लंबी लंबी, वो होता है ना कि पंडालों में देखते हैं कि इतने 100 इतने 1000 फूलों की माला बनाई, तो ये जो माला है अभी देश विदेश में सब जगह पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है, जो कि प्यार के, वननेस के, रेशम के धागों से बंधी हुई है। और हम सब मोती उस माला में कोई नगीने हैं, पर हमारा भी, हम चाहे छोटा सा नग हैं लेकिन उस माला के हम भी पार्ट हैं। तो ऑन दिस और नोट पेंडेंट आई, हमारे पत्री जी हैं। यस, वो धागा जिसको बोलते हैं ना, सबको बांध के रखे हुए। यस, तो पेंडेंट भी है PSSM और वो तो, पेंडेंट है, धागा यस, पत्री जी हैं। पत्री जी है। तो वही है, वो धागा जो है वो हर किसी के अनुभव उसके साथ वो जोड़ता जोड़ता, जो भी बात करने बैठता है उन्हीं का बात, उन्हीं की प्यार और उन्हीं की पालना, चाहे प्यार से दी चाहे थोड़े से गुस्से से दी, लेकिन वो पालना सबको दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। एंड थैंक यू रोशन सर अगेन, मुझे ऐसे मैम से मिलवाने के लिए, वो भी बहुत बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए। और हम सेकंड एपिसोड जरूर करेंगे, मैम से परमिशन लेके डिसाइड करके, क्योंकि आई आज वाज जस्ट रात जोकिंग बाबा। नहीं मैम, देखो क्वेश्चन आंसर्स हमारा लेडीज वाला प्लेटफॉर्म है, तो बहुत सारे हैं, बहुत लोग जो उन चीजों में, तो आपकी एक छोटी सी गाइडेंस इतने बड़े अनुभव में, अगर उनके क्वेश्चन आंसर्स ठीक हम है, जरूर एक अवश्य, बार, ठीक है। और आपके अवश्य। साथ ऑनलाइन वालों के साथ ध्यान, क्योंकि सब बोलेंगे कि आप लोग वहां जाके तो ध्यान कराए मैम के साथ, तो हमारा हिस्सा कहाँ है। ठीक है। जी थैंक यू ग्रेटिट्यूड, आभार, डिवाइन नाइट टू ऑल मास्टर्स। थैंक यू।